हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। पॉलिटी का रिविजन कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 26 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये किस में आता है? ये आता है पार्ट 5 में। पार्ट 5 किसके बारे में है? पार्ट 5 इज़ अबाउट द यूनियन। द यूनियन का कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 जो है द यूनियन जुडिशरी। चैप्टर नंबर 1 जो था वो था द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो आर्टिकल 124 to 147 है वो इससे डील करते हैं। तो आर्टिकल 124 क्या कहते हैं? तो देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो किसका विच विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एक चीफ जस्टिस एंड अंटिल पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्स। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ये लिखा हुआ था कि जब तक पार्लियामेंट नहीं बताती है तब तक 7 और जजेस रहेंगे, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। फिर SC नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इस नंबर को 33 पे फिक्स कर दिया गया। सो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 33 पे फिक्स कर दिया गया। इससे पहले और भी आए थे, पर जो लास्ट लेटेस्ट जो है वो ये है कि 33 पर हमने फिक्स किया। सो 33 अदर देन द चीफ जस्टिस, इसलिए टोटल 34 हैं। फिर सो 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। अपॉइंटमेंट किससे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी जज कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट एंड सील। एनजैक आया था अपॉइंटमेंट जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के लिए, जो कमीशन थ्रू 99th अमेंडमेंट आया था, पर उसको खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने बाय सेइंग कि ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को हैम्पर करता है। टेन्योर कितने समय का होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का? टेन्योर इज़ ऑफ कोई फिक्स टेन्योर नहीं लिख रखा है। एज मैंशनड है कि जब तक 65 ईयर्स की एज नहीं होती है तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज शी डीम्स नेसेसरी। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस ऐसा मेंशन्ड है। कन्वेंशन क्या है? अब ये जितने भी सीनियर मोस्ट जज होता है वो सक्सीड करते हैं। एंड ये जो हायरार्की है सीनियरिटी का, ये एक बार केशवानंदी भारती केस के बाद तोड़ा गया था, जब जो सीनियर नहीं थे उनको सुपरसीड कर दिया गया था, बिकॉज जो उन्होंने जजमेंट दिया दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब चलो साइड की बात है। कन्वेंशन ये है कि सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो सुपरसीड करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो जो आउटगोइंग CJI होते हैं उनसे पूछती है कि आप एक नाम रिकमेंड करिए। फिर वो एक नाम रिकमेंड करते हैं एंड देन वो फिर नाम कैबिनेट देखती है एंड देन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो एक इसके अंदर फिर कॉलेजियम का सिस्टम आता है जो हम आगे देखेंगे। तो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, एलिवेशन, ये सब मेंशन है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर उस बात का है। CJI को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। एंड जो आउटगोइंग CJI होते हैं वो नाम सजेस्ट करके जाते हैं। एंड कन्वेंशन यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज इन लाइन होते हैं वो फिर CJI बन जाते हैं। जो कॉलेजियम भी होता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उसके अंदर इट्स मैंडेटरी जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो उसका पार्ट रहे हों। वो क्यों? क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जनरली उस कॉलेजियम के अंदर। अब जो अदर जजेस हैं, मतलब एक तो चीफ जस्टिस तो हो गए, अब जो अदर जजेस हैं वो जो 33 जजेस हैं, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि मैंडेटरी है, एंड अदर SC HC जजेस एज शी डीम्स नेसेसरी। करंटली हमारे कौन है? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत जी। नेक्स्ट कौन है जो 54th बनेंगी? जस्टिस नागरत्ना जी, जिनका टेन्योर होगा सिर्फ 36 दिनों का, बट शी विल बी द फर्स्ट वुमेन CJI ऑफ इंडिया। 2027 में बनेंगी। ये तो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। तो अभी कौन है हमारे? 53rd हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, और फिर बनेंगी जस्टिस नागरत्ना जी। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ मैंडेटरी। एंड कन्वेंशन यही है कि जो
सीनियर मोस्ट जज हैं उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो नाम रेकमेंड करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। क्या कोई मिनिमम एज मेंशन्ड है? नहीं, तो देयर इज़ नो मिनिमम एज। जैसे हमने बाकी अभी तक जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि 35 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में या जज बनने के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? दे शुड बी अ सिटीजन एंड they should be judge of a high court for judge of high courts या 2 or more courts for successive 5 year, मतलब 5 साल के लिए वो होने चाहिए सक्सेसिवली इन 1 कोर्ट या फिर इन 1 कोर्ट या सक्सेसिवली इन मोर देन 1 कोर्ट, या और दे शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या वही सक्सेसिवली मल्टीपल हाई कोर्ट्स फॉर 10 years, या फिर वो कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होने चाहिए इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिटीज़न तो है ही। एंड अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? हाई कोर्ट से या तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, या फिर कोई लॉयर है नॉर्मल उनको डायरेक्ट जज बना दिया जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। 2 ही तरीके हैं ना कि या तो देखो, या तो या तो हाई कोर्ट के कोई जज हैं जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, या फिर कोई लॉयर हैं जिनको अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। यही 2 ही तरीके हो सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस है? एक, पहले तो वो सिटीज़न होने चाहिए। सेकेंडली दे शुड बी अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 years, या फिर वो एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 years, या फिर वो प्रेसिडेंट की नज़रों में बहुत डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होने चाहिए। ये हो गई क्वालिफिकेशन। टेन्योर हमने क्या कोई फिक्स टेन्योर है? नहीं, एज का दे रखा है। तो टेन्योर जब तक अनटिल 65 years ऑफ एज होती है तब तक वो रह सकते हैं। एंड ये जो एज के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दैट, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अगर सपोज अब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज है और उनको रिज़ाइन करना है, तो रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेंगे? वो एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को। एंड डू दे होल्ड द पोस्ट एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? नो, एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वो होल्ड नहीं करते हैं। उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, तभी तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। अदरवाइज़ तो लेजिस्लेचर जो है वो मतलब इंटरफेयर कर पाएगा। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बना रहता है। टिल 65 years ऑफ एज वो काम कर सकते हैं। रिमूवल के लिए क्या है? कौन रिमूव करेंगे? प्रेसिडेंट। फाइनली प्रेसिडेंट ही अनाउंस करते हैं। एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनली प्रेसिडेंट ही अनाउंस करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब रिमूवल के क्या कोई ग्राउंड्स मेंशन्ड है? हाँ, रिमूवल के ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं। क्या है रिमूवल के ग्राउंड्स? प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड्स हैं, प्रोवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। अब इसका बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला गया है इम्पीचमेंट। पर क्या स्पेसिफिकली इम्पीचमेंट शब्द यूज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? नहीं। प्रेसिडेंट के लिए तो स्पेसिफिकली सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड मैंशनड है, पर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इम्पीचमेंट वर्ड इज़ नॉट मैंशनड। तो एड्रेस्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो पास हो जाता है, बाय होम। अब इसमें मेजॉरिटी का खेल है, मेजॉरिटी ऑफ total membership of the house and more not less than 2/3 of present and voting। और ये दोनों हाउसेस में अगर पास हो जाता है एंड देन वोटिंग इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑन जो ग्राउंड्स मेंशन है, तो वो इम्पीच हो जाते हैं। इसका लंबा सा प्रोसेस ये है कि एक तो एक इसमें जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस। तो ये मैंने वर्ड बता दिया ना कि इट्स नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, इट्स यूज्ड फॉर जो इम्पीचमेंट शब्द मेंशन्ड है। अब जो रिमूवल का मोशन है, तो वो इंट्रोड्यूस करने के लिए ही क्या चाहिए? तो 100 लोगों को साइन करना पड़ता है इन लोकसभा एंड 50 लोगों को साइन करना पड़ता है इन द राज्यसभा। तो 100 इन लोकसभा, 50 इन राज्यसभा। स्पीकर और चेयरमैन, मतलब अगर लोकसभा में किया तो स्पीकर, उधर तो चेयरमैन। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो क्या होता है? नहीं एडमिट करते तो ठीक है, बात वहीं ख़त्म हो गई। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो फिर एक 3 मेंबर की कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्पीकर या फिर चेयरमैन, जो इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। अब दिस इज़ द
डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि जो जज के खिलाफ चार्जेस भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो भी जजेस ही हैं, मतलब वो अपने से बाहर नहीं जाने देते बात को। तो वो कौन होते हैं उस कमेटी में? चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो वही या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो, एंड दूसरे मेंबर होंगे हाई कोर्ट के, किसी हाई कोर्ट के जज, और एक डिस्टिंग्विश्ड मेंबर। ये 3 लोग फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं उन चार्जेस को। अब उस इन्वेस्टिगेशन में बोला जाता है कि या तो प्रूवन मिसबिहेवियर के लिए वो गिल्टी हैं या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे भी, अगर या तो ये है या फिर वो गिल्टी नहीं है। अगर वो गिल्टी हैं और इनकैपेसिटी भी प्रूवन हो जाती है तो फिर जो हाउस है वो फिर 2 मेजॉरिटीज़ लगती हैं, जो कि दोनों हाउसेस में लगेंगी। ईच हाउस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये दोनों मेंबरशिप जब लग जाती हैं दोनों हाउसेस में, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो फिर उस एड्रेस को प्रेजेंट किया जाता है टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल। फिर वो एक ऑर्डर पास कर देते हैं फॉर रिमूवल, फिर गेजेट में निकाल दिया जाता है जो भी। तो नो सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ बीन इम्पीच सो फार। अभी जस्टिस यशवंत सिन्हा का जो कैश और फायर की का जो केस हुआ था उसमें इम्पीचमेंट की बात चल रही थी। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। 50 लोग राज्यसभा में, 100 लोग लोकसभा में, वो फिर साइन करेंगे। वो अगर वो एडमिट हो जाता है फिर कमेटी फॉर्म होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। अगर प्रूव हो जाता है फिर उसके बाद वो जो हाउस पे फिर वो 2 स्पेशल मेजॉरिटीज़ लगती हैं। कौन सी? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर उस एड्रेस को प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, फिर रिमूवल, फिर ऑर्डर को पास किया जाता है। ना आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट जज को इम्पीच नहीं किया गया है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अभी यही जो आर्टिकल 124 का जो 5वां क्लॉज है ये बात करता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट कर सकती है उस प्रोसीजर को फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द एड्रेस, इन्वेस्टिगेशन, मिसबिहेवियर। सो पार्लियामेंट कैन डू दिस। अब जो 6ठा क्लॉज है आर्टिकल 124 का वो ओथ की बात करता है। तो ओथ कौन दिलवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। जो कि क्या वो ओथ 3rd शेड्यूल में मैंशनड है? येस। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की नहीं है मैंशनड, पर सुप्रीम कोर्ट के जज की मैंशनड है। तो 3rd शेड्यूल में मैंशनड है। क्या है उस ओथ में? ये लिखा है कि ट्रू एलिजियंस एंड फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ड्यूली परफॉर्म द ड्यूटीज़ विदाउट फियर, फेवर, अफेक्शन, इल विल एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें वो प्रोटेक्ट, डिफेंड, प्रिजर्व वर्ड्स नहीं है। इसमें जो वर्ड्स हैं वो है अपहोल्ड sovereignty and integrity of the India, fear, favor, affection, uphold the constitution। तो ओथ सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो है ही। अब आर्टिकल 124A जो था वो एनजैक का था, जिसको फिर हटा दिया गया, इट वाज स्ट्रक डाउन। ओके, आर्टिकल 125 जो है वो उनकी सैलरी की बात करता है। तो सैलरी इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती है, नॉन वोटेबल होती है, एंड इट कांट बी डिस्टिंग्विश टू देयर डिसएडवांटेज एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ये ठीक है। एड ऑफ जजेस के बारे में है इन आर्टिकल 127 कि अगर कभी ऐसा लगता है कि किसी सेशन के किसी प्रोसीडिंग के लिए लैक ऑफ कोरम है ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी जज ऑफ हाई कोर्ट एज अ एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय वाइल कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बेसिकली जो जो CJI हैं वो हैं बड़े प्रिंसिपल, फिर उनके नीचे हैं छोटे प्रिंसिपल्स ये हाई कोर्ट के, और उनके नीचे और लोग हैं।
तो अब अगर सीजीआई चाह रहे हैं कि जो ये हैं यहाँ जो इनके नीचे लोग हैं वो ऊपर आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के उसकी तरह एक्ट करें, तो उन्हें इनसे इनके होकर ही गुजरना पड़ेगा ना। तो ये अगर प्रिंसिपल को कुछ काम होता है किसी बच्चे से तो वो क्लास टीचर को से बात करती है ना पहले। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर जब भी एड हॉक जजेस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उस हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज की तरह अपॉइंट करना चाहते हैं तो उन्हें उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड इट्स फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड, वही एड हॉक। अब फिर अगर एंड जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें एक प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लगेगा ही, ठीक है। तो 2 लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं। फिर जब वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो अब जिनको भी अपॉइंट किया गया है उन्हें अपनी बाकी ड्यूटीज़ में के हिसाब से इस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सो इन प्रायोरिटी टू हिज अदर ड्यूटीज़ ही हैज़ टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर रिटायर्ड जजेस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वही कैन अपॉइंट एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज। पर इसमें भी वही अब ये बंदे तो सर्विस में नहीं है तो इनके ऊपर प्रिंसिपल क्लास टीचर का जोर नहीं चलेगा, इन पर इनका खुद का जोर चलेगा। तो इसमें भी प्रेसिडेंट का तो एसेंट लेना ही पड़ेगा एंड कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, ये भी टेम्प्रेरी पीरियड के लिए है। तो ये हो गए एड हॉक जजेस, ये हो गए रिटायर्ड जजेस। आर्टिकल 126 क्या है? आर्टिकल 126 इज अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजीआई, कि अगर बाई चांस सीजीआई की जो पोस्ट है वो वेकेंट है या वो एब्सेंट है, जो भी है, मतलब अपनी ड्यूटीज़ वो नहीं कर पा रहे, तो प्रेसिडेंट किसी और जज को अपॉइंट करते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हमने उनके जजेस के अपॉइंटमेंट और सबकी तो बातें कर ली। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा, ओथ की जब हम बात कर रहे थे, ओथ, हाँ, यहाँ पर जब हमने ओथ की बात की थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाती हैं, तो सीजीआई को भी प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाती हैं। हाँ, अब इधर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडिया के अंदर क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अमेरिका में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब कि एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें। तो हम इन्फोर्स करते हैं बोथ, ये जो पूरा सिस्टम है इट इन्फोर्सेस बोथ सेंटर एंड स्टेट के लॉज, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट ऐसा नहीं है कि कोई हाई कोर्ट बोल देगा कि ये तो सेंटर का लॉ है, मैं इस पर नहीं रूलिंग कर सकता, या सुप्रीम कोर्ट बोल देगा ये तो स्टेट का लॉ है, मैं इस पर रूलिंग नहीं कर सकता। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ लॉज है, वेयर एज यूएस में ऐसा नहीं है। सो वी हैव अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है हमारा, विच एंड ये जो विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी लिया गया, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ और मेजर फैक्ट्स। पहला तो कब इनाग्रेट हुआ था? 1950 में, सो 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 का है। इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका जो जुरिस्डिक्शन है लेकिन फेडरल कोर्ट से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, क्योंकि इसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भी सक्सीड किया। सो इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इसकी सीट कहाँ है? दिल्ली में है, लेकिन आर्टिकल 130 में लिखा है कि सीट दिल्ली तो है लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो इट कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस, सॉरी, चीफ जस्टिस चाहे तो शी कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद कंसेंट ऑफ या विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 129 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट्स अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है मतलब इसके अंदर जो भी इसके पुराने जजमेंट्स हैं वो सब प्रोसीडिंग्स हैं, एक्ट्स हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू एविडेंट बीइंग एविडेंस, मतलब दे एज मतलब उनका स्टेटस इतने वैसा ही है, वो उतने ही पावरफुल हैं जितने कि आप एविडेंस को मानोगे, मतलब दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड और क्वेश्चनड। फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं या फिर जो रेफरेंस करते हैं प्रेसिडेंट
रेफरेंस करते हैं वो एज पर आर्टिकल 143, तो वो इट्स डिसाइडेड बाय बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। बाकी में वो सिंगल जजेस या डिविजनल बेंचेस से भी हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में एटलीस्ट 5 होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी और उस सब के लिए भी, तो एटलीस्ट 5 इज़ मिनिमम। जहाँ पर भी जब प्रेसिडेंट रेफरेंस करते हैं तब भी 5 लोग चाहिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस होता है तब भी 5 लोग चाहिए। फिर अदर केसेस में तो सिंगल जज या डिवीजन बेंचेस चल जाते हैं। डिसेंट ओपिनियंस भी दिए जाते हैं, पर एट द एंड मेजॉरिटी से ही फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अभी हमने कहा गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, आर्टिकल 32, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है हमारा सुप्रीम कोर्ट। जैसे अभी आर्टिकल 21 को वो अलग अलग तरीके से उसमें चीज़ें ऐड करते रहते हैं। ये सारा भी जितना काम है इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सब सुप्रीम कोर्ट का है। इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जब इतना पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या क्या प्रोविजंस है उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए? कुछ प्रोविजंस अब बढ़ चुके हैं, जैसे सिक्योरिटी टेनर वगैरह कुछ इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट, तो प्रेसिडेंट यानी वही कैबिनेट का अप्रूवल से अपॉइंट्स जो भी मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो प्रेसिडेंट प्लस जो मेंबर्स कंसल्टेशन विद द जुडिशरी का। तो अब जुडिशरी के कंसल्टेशन से क्या मतलब आ जाता है? मतलब कि कोलिजियम सिस्टम। तो 1982 से 1999 के बीच में ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो इशू था, इसे बहुत गहराई से एग्जामिन किया गया। फिर ये तय हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कॉलेजियम फॉर्म करेंगे एंड देन दे विल रिकमेंड नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब अपॉइंटमेंट, अब ये जो इसलिए इसमें मैंडेटरी भी होता है कि जो अगले CGI हैं दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द कॉलेजियम। इसलिए अभी कॉलेजियम में कुछ समय पहले न्यूज़ भी आई थी कि 6 लोग थे, बिकॉज जो नेक्स्ट CGI थे वो बनने वाले थे, वो उसका पार्ट नहीं थे, तो इसलिए एंड वो रिटायर होने वाले, मतलब देयर वाज समथिंग लाइक दिस, मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं है। तो ऐसी अब जब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, तो उसके अंदर ये मैंने जो स्टार्टिंग में ही बात की थी, या तो कोई हाई कोर्ट के जज हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज के में एलिवेट कर दिए जाएंगे, या फिर कोई सीनियर लॉयर है जिनको अब डायरेक्ट जज बना दिया जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, यानी वो एक चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कुछ नाम। अब ये प्रोसेस बहुत ओपेक सा है, इसलिए बहुत जगह इसको क्लियरली लिखा भी नहीं है। जितना आई कुड फाइंड इज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है वो रिकमेंड करता है नाम। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, यहाँ यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो उनको वो नाम रिकमेंड करता है। फिर वो IB को वो नाम भेजते हैं, फिर IB उनके सारे बैकग्राउंड चेक्स और ये सब चीज़ें परफॉर्म करती है, एंड देन उसके बेसिस पे फिर वो जो गवर्नमेंट है वो या तो गवर्नमेंट उन नाम को अप्रूव करती है या अप्रूव नहीं करती है। फिर वो जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है वो फिर आगे जब अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट को भेज देती है, प्रेसिडेंट फिर वो गैजेट में डिक्लेयर कर देते हैं, देन ओथ और वो सब पूरा प्रोसेस होता है। अगर रिकन्सिडरेशन के लिए होता है तो फिर उन नामों को वापस भेज दिया जाता है। अब इसमें केस आता है कि जो सौरभ कृपाल जो कि लॉयर, जो नवतेज सिंह जौहर का जो केस हुआ था जिसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, तो उसके अंदर ये लॉयर थे, एंड देन ही हैज़ बीन रिपीटेडली रिकमेंडेड बाय, खैर ये हाई कोर्ट में ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एग्जाम्पल। So he has been repeatedly recommended by the collegium for being appointed as a judge of the Delhi High Court, but government उस पर हमेशा उसे डिले करती रहती है इन बाय सेइंग कि बिकॉज ऑफ हिज सेक्सुअल प्रेफरेंसेस वो आगे केसेस में बायस्ड हो सकते हैं, या फिर जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं उनके पार्टनर के साथ, उनके फॉरेन लिंक्स हैं आगे, और सो इसलिए ये सब रीज़न साइड करके वो इट हैज़ बीन ऑलवेज डिलेड।
तो ये सौरभ कृपाल। तो ये पर दिल्ली हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो कॉलेजियम है उनका नाम रेकमेंड करते रहते हैं, बट वो उनको नहीं करा गया अभी तक। फिर अलग और क्या प्रोविजन है सेफ्टी के लिए, दैट कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट जब इम्पीचमेंट की बात हो रही है, फिर तो हटाने की बात आ चुकी है। देन द फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ, तो जो CGI हैं वो अपनी मर्जी से ऑफिसर्स या सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को भी ये निर्धारित कर सकते हैं। एंड पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर इट कैन एक्सटेंड इट, घटा नहीं सकती, बढ़ा सकती है। ओके, अब चलते हैं हम जुरिस्डिक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हमने सब कुछ देख लिया, अपॉइंटमेंट, ओथ, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, कॉलेजियम, ये सब हमने चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं उसके जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन मतलब किन किन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। तो एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली आप उधर उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हो, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से या कहीं कहीं और से अपील लेकर वहाँ जाना है। डायरेक्टली यू कैन गो देयर। एक्सक्लूसिव मतलब यू कैन ओनली गो देयर, कहीं और आप नहीं जा सकते। सो एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किन किन केसेस में? फेडरल मैटर्स में, सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस सम अदर स्टेट, सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट, इन सब केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इज एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल। अब जितने भी डिस्प्यूट्स रहते हैं जिनके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जैसे डिस्प्यूट ऑफ पॉलिटिकल नेचर है अगर, तो उसको तो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है या कोई फैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कोई इन्वॉल्व है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का है। नाउ नो सूट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट अ सेंटर और स्टेट इज एंटरटेन्ड। तो इसके अंदर जो भी फेडरल मैटर्स है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। अब नॉट इन जुरिस्डिक्शन, कहाँ कहाँ पर इसकी नहीं चलती है? पहले तो कोई ट्रीटी एग्रीमेंट जो पहले से ऑपरेशन में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था वो इसके उसमें नहीं आती। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इसके हिस्से में नहीं आते। उसके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है 1956 का, तो उसका जिसने सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो हटा दिया था पानी के डिस्प्यूट के केसेस में से। पहले अपील का जुरिस्डिक्शन अभी भी है, बट ओरिजिनल हटा दिया गया है, जो ये बोलता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड, विच सेज कि जो अगर तो इसमें जो ये एक्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, उसमें 1956 का, उसमें ये बोला गया है कि अगर स्टेट्स के बीच में कोई विवाद होता है रिलेटेड टू कंट्रोल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सो स्टेट गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो एक ट्रिब्यूनल बनाए। अब ये जो ट्रिब्यूनल होता है, ये इसके पास सिविल कोर्ट जितनी ही पावर्स होती हैं। इस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? एक चेयरमैन और 2 लोग और लगते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये जब ट्रिब्यूनल मतलब जब इन्हें अपॉइंट किया जाता है, दे शुड बी सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। एंड कौन इनको अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ट्रिब्यूनल के, और 3 लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिब्यूनल कब तक बन जाना चाहिए? इट शुड बी विद इन 1 ईयर। तो विद इन 1 ईयर जब तक जब स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट सबमिट करी कि आप प्लीज़ एक ट्रिब्यूनल बनाइए, ये हमारा वाद विवाद है, तो विद इन 1 ईयर वो ट्रिब्यूनल बन जाना चाहिए। एंड देन जब एक साल में वो ट्रिब्यूनल बन गया, फिर उस ट्रिब्यूनल को विद इन 3 ईयर्स रिपोर्ट देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ट्रिब्यूनल बनता कब है? व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ये नहीं कि वो बस स्टेट ने कह दिया और उन्होंने बना दिया, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड कि नेगोशिएशन अब नहीं चल पाएंगे, अब इसमें अ थर्ड पर्सन हैज़ टू स्टेप इन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। सो विद इन 3 ईयर्स दे गिव द रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो ट्रिब्यूनल है। अब फिर जो भी उनकी रिपोर्ट होती है, उसकी फाइंडिंग्स के या जो भी उनका जजमेंट है या जो भी उनकी फाइंडिंग्स है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है इन सेंट्रल गज़ेट। और ये जो इनकी फाइंडिंग्स है, ये जो ट्रिब्यूनल जो अवार्ड करता है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ओनली। एंड लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है,
पर इसमें अपील सुप्रीम कोर्ट में ले करती है। यस, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील ले करती है। जैसे जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था उसका 2018 में उसके लिए अपील करी गई थी। तो ये हो गया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में। फिर जो भी मैटर्स फाइनेंस कमीशन को रेफर्ड है उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। जो भी एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस या पेंशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली जितने भी पानी ये वाटर स्टेट के जो पानी के डिस्प्यूट्स हैं फाइनेंस कमीशन के हैं या कोई ट्रीटी एग्रीमेंट जो पहले से चला रहे उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट स्पीक। तो ये तो जुरिस्डिक्शन की बात हो गई। एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल किस में है? फेडरल मैटर्स में। अब रिट की बात करते हैं। तो रिट्स किस लिए इशू करता है सुप्रीम कोर्ट? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 5 प्रकार के रिट्स: हैबिट्स कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्टियोरी। तो ये 5 टाइप के रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? हाँ, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। क्या फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है? नो, नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स। उल्टा हाई कोर्ट का तो रिट ज्यूरिसडिक्शन इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है रिट और वो अदर चीज़ों के लिए भी इशू कर सकता है रिट। तो हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट्स। लेकिन क्योंकि जुरिसडिक्शन की बात हो गई है तो अभी हमने क्या सीखा कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है छोटा हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन से। लेकिन पार्लियामेंट, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा, एक्सटेंड कर सकती है जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बाय सम लॉ, पर छोटा नहीं कर सकती। तो वो चाहे तो अब सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप इस पर भी रिट इशू कर सकते हो, ठीक है। अब जो सिटीज़न है वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए फिर कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है वो उसका। फेडरल डिस्प्यूट्स क्या कोई बंदा लेके जा सकता है? नहीं। सेंटर स्टेट और ये सब के बीच में कोई प्राइवेट बंदा नहीं जा सकता वहाँ पे। पर फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट का क्या एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है? नो, कंकरेंट है। सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन इज कंकरेंट विद द हाई कोर्ट। फिर रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट इज़ ग्रेटर देन द सुप्रीम कोर्ट। येस, इट इज़ ग्रेटर देन, पर पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, ठीक है। तो ये रिट का इंपॉर्टेंट बात होगी। अब एपेलेट जुरिसडिक्शन में जाते हैं। एपेलेट जुरिसडिक्शन मतलब जहाँ पर अपील किस किस मामलों में लग सकती है। एक बार पहले का तो जजमेंट आ गया, अब अपील कहाँ कहाँ हो सकती है। तो इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को इसने सक्सीड करें, यहाँ पहुँच गए। अब अपील किन किन चीज़ों में? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। हाँ, अगर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है और हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ इन्वॉल्व्ड, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ वाली बात है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी, वहाँ जहाँ बात आ गई तो हाई कोर्ट आएगा ही। सिविल मैटर्स में हाँ, हाई कोर्ट कैन सर्टिफाई कि इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। क्रिमिनल में भी अपील कर सकते हो। स्पेशल लीव, अब ये बहुत पावरफुल पावर है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत पावरफुल क्या बोलते हैं, अथॉरिटी है, या जिसके अंदर इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर। सुप्रीम कोर्ट का जैसा जब मन करे, सो सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथराइज टू ग्रांट in its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court या फिर ट्रिब्यूनल या कोर्ट मार्शल। तो एक सेकेंड, हाँ, सो सॉरी, नॉट इन कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल वाला तो नहीं है, एक्सेप्ट इन कोर्ट मार्शल। तो उन मिलिट्री या फिर मिलिट्री ट्रिब्यूनल या कोर्ट मार्शल में तो नहीं, पर जो बाकी कोई भी एनी कोर्ट या एनी ट्रिब्यूनल में स्पेशल लीव जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है बेसिकली। ये एक लास्ट रिजॉर्ट की चीज़ होती है।
सो जो स्पेशल लीव जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, विच इज़ अ मैटर विच इज़ लास्ट रिजॉर्ट की चीज़ होती है। ये एक स्पेशल पिटिशन से फाइल किया जाता है इसके लिए, जिसके अंदर कोर्ट जो है वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है, एकदम लास्ट रिजॉर्ट की है, कि वो अपने डिस्क्रिशन पे वो स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है टू अपील अबाउट एनी जजमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट, फ्रॉम एनी ट्रिब्यूनल, सिवाय कोर्ट मार्शल छोड़ के। तो ये नॉर्मल रास्ता नहीं होता। नॉर्मल रास्ता जो होता है कोर्ट में जाने का, वो फंडामेंटल राइट्स का एज अ मैटर ऑफ राइट, वो आर्टिकल 32 है कि कोर्ट को आपको सुननी ही पड़ेगी अगर आप ये फंडामेंटल राइट्स वो हुए हैं, मतलब यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। लेकिन जो स्पेशल लीव वाला जो ये परमिशन है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। सो इट कैन मीन एनी जजमेंट, चाहे फिर वो फाइनल हो, चाहे फिर वो इंटरलॉक्यूटरी हो, मतलब बीच का चल रहा हो, लाइक it has not been finalized yet। तो वो सुप्रीम कोर्ट की ये स्पेशल लीव की पावर है अपील्स में। अब हम आते हैं एडवाइजरी जो उसकी पावर्स हैं। अब एडवाइजरी पावर में क्या आता है, आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं टू सीक ओपिनियन। अब दो बातों पे पूछ सकते हैं। पहला, जिसके अंदर कोई एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कोई फैक्ट जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है अगर वो चाहे तो, बिकॉज आर्टिकल में भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट एज इट थिंक्स फिट में सजेस्ट जो भी, तो वो बता सकता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है फ्रॉम एनी ट्रीटी या कुछ भी विच इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मस्ट रेंडर द एडवाइस। लेकिन ये जो एडवाइस जब डिस्प्यूट में तो उन्हें देनी पड़ती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो दे ना दे उसके ऊपर है। लेकिन दोनों ही केसेस में एडवाइस नॉन बाइंडिंग नेचर की होती है, क्योंकि ये कोई जजमेंट नहीं है, वो कोई प्रोनाउंस नहीं कर दिया उन्होंने कुछ, इट्स नॉट बाइंडिंग इन नेचर। तो ये हो गया एडवाइजरी रोल। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये पहले भी किया था कि जो भी उनके जजमेंट्स या प्रोसीडिंग्स से एक्ट्स होते हैं वो एविडेंस के बराबर होते हैं, दे कांट बी क्वेश्चन, दे एक्ट एज लीगल प्रेसिडेंट्स, देन दे हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स या किसी के लिए भी वो पनिश कर सकता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ गई है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 आएगा। तो ये इससे रिलेटेड कौन सी कमेटी है, एजान सान्याल कमेटी, जो कि उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इसमें कंटेम्प्ट दो टाइप का होता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट तो होता है कि विलफुल डिसोबीडियंस है किसी जजमेंट का, एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये होता है कि आपने कुछ चीज़ें पब्लिश करी या फिर आपने कुछ ऐसे एक्ट्स करे जिससे आपने स्कैंडलाइज किया या लोअर करी अथॉरिटी कोर्ट की, या फिर आपने जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में खलल डाला, तो इससे कंटेम्प्ट ऑफ तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। और वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो अलग होता है, विलफुल डिसोबीडियंस होता है। इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है इनोसेंट पब्लिकेशन अगर है, या फिर फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट्स है, तो दैट डजंट काउंट एज कंटेम्प्ट। ठीक है। अब क्या ये विलेज पंचायत विलेज कोर्ट्स या न्याय पंचायत में एप्लीकेबल है? नो, इट्स नॉट एप्लीकेबल। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन विलेज पंचायत, विलेज कोर्ट्स एंड न्याय पंचायत। ठीक है। नो कोर्ट कैन इंक्वायर आफ्टर 1 year ऑफ एलिज्ड कंटेम्प्ट। ठीक है। विद इन 1 year आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब वो उसमें जब से वो फाइल किया एलिज कंटेम्प्ट जब से हुआ है, विद इन 1 year ही कर सकना है जो करना है। जुडिशल रिव्यू की पावर है वो हमने पहले देख ली है कि बेसिक स्ट्रक्चर, और जुडिशल रिव्यू की जब बात आई तो 9 शेड्यूल आ गया, आर्टिकल 31B आ गया। ठीक है। फिर रिव्यू जुरिस्डिक्शन। अब रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की चीज़ों को, खुद के जजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट्स, इफ़ ऐसा पाया जाता है कि किसी ऐसे नए एविडेंस की डिस्कवरी हुई है या जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे पूरा केस बदल सकता है, कोई मिस्टेक या एरर हो गया है, या फिर कोई सफिशेंट रीज़न है जो भी। अब पर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट या डिसमिस द पिटिशन, पर विद इन 30 days होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, ये सब, तो ये सब भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं।
अब कुछ और अलग पावर्स, सबसे पहला तो जब भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन तय करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे। देन एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में उनका ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है वो, तो उनका जो जुरिस्डिक्शन है इट्स ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव और है फेडरल चीज़ों में है। देन अगर चेयरमैन के कंडक्ट या बिहेवियर की बात है, यूपीएससी के, एसपीएससी के, जिसके भी, एंड प्रेसिडेंट ने उनसे पूछा इसके बारे में एंड उन्होंने अपनी एडवाइस दी एंड दे आर फाउंड टू बी गिल्टी, तो फिर इस केसेस में वो जो एडवाइस है वो बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट के ऊपर। तीसरा, वो किसी भी केस को विड्रॉ कर सकते हैं पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट, और फिर बोल सकते हैं कि मैं इसको डिस्पोज करूँगा। एंड जो इनका लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री, इन्फोर्सेबल इन टेरिटरी ऑफ द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स जो भी कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं वो। अब जो भी यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर एससी का जुरिस्डिक्शन है ही, एंड इट कैन बी एनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। अब अगर कोई स्टेट लिस्ट का है तो इट कैन बी एनलार्ज अगर सेंटर और स्टेट अग्री कर जाएँ तो। सो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, विच वॉज क्वाइट लॉन्ग। तो अगर एक बार फिर से देखें, हाँ ये रहा सुप्रीम कोर्ट चैप्टर 26। किस में आता है? पार्ट 5 में आता है, चैप्टर 4 में आता है। द यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 to 147। आर्टिकल 124, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ CJI, एंड उस समय लिखा था नॉट मोर देन 7, पर अब 33 हैं। हमारे जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी जज, टेन्योर फिक्स्ड है क्या? नहीं। 65 ईयर्स जब तक अटेंड है वो। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है? नहीं। पर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर वारंट एंड सील। प्रेसिडेंट जो जब CJI को अपॉइंट करना है तो उसके CJI को अपॉइंट करने में क्या प्रोसेस है कि जो आउटगोइंग CJI हैं वो नाम रिकमेंड करके जाते हैं, एंड देन फिर वो जनरली सीनियर मोस्ट जज जो हैं वही सक्सीड करते हैं। फिर जो प्रेसिडेंट हैं जब वो CJI को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कंसल्ट करते हैं विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज शी डीम्स नेसेसरी। ये आर्टिकल में लिखा है, सब आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। एंड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो इनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, एलिवेशन, इस सबसे रिलेटेड है। जो जब बाकी के 33 जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस एज शी डीम्स नेसेसरी। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना इज़ मैंडेटरी। तो करेंटली हमारे कौन से चीफ जस्टिस हैं? करेंटली हमारे 53rd चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। अगली कौन बनेंगी 2027 में? जस्टिस नागरत्ना जी, जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा बट सिर्फ 36 दिन का ही पीरियड होगा उनका। क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? सिटीज़न होना चाहिए, हाँ। सिटीजन होने के साथ साथ अब बाकी 3 चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट के जज हो फॉर 5 ईयर्स, या फिर वो हाई कोर्ट के लॉयर रहे हो फॉर 10 ईयर्स, या फिर वो कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कोई मिनिमम एज लिमिट है? नो। टेन्योर कितने साल का? नहीं बता रखा। क्वेश्चंस ऑन एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। रिजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे वो। एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? नहीं। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। रिमूवल के ग्राउंड्स मेंशन है, हाँ। प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब एड्रेस बाय, अब वो जो पूरी लंबी सी प्रोसेस है, जो उसके अंदर कौन सा एक्ट आता है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इम्पीचमेंट वर्ड मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? नो। प्रेसिडेंट के लिए? हाँ। रिमूवल का जो मोशन है वो किसको साइन करना पड़ता है? लोकसभा इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में 100 लोगों को, राज्यसभा में 50 लोगों को। तो इस मोशन को जब वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या तो स्पीकर या चेयरमैन मतलब रिस्पेक्टिवली एडमिट होते हैं, नहीं एडमिट करते, वो मोशन को एडमिट कर लेते हैं, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कमेटी, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। फिर वो अपनी फाइंडिंग्स वगैरह जो कुछ करते हैं, फिर वो अगर गिल्टी हैं कि ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी वगैरह ये अगर प्रूव हो जाता है तो फिर उसके बाद
That motion has to be passed in each house of the parliament with total majority of majority of total membership of the house and not less than 2/3 of present in voting. जब ये हो जाता है फिर उसके बाद जो एड्रेस है दैट्स प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, फिर वो रिमूव हो जाता है, गजट में पब्लिश हो जाता है. हैज़ एनी एसेस सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीच सो फार? नो. पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट कर सकती है उस सब के प्रोसेस को ऑफ एड्रेस या ये सब. ओथ कौन दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को? प्रेसिडेंट दिलाते हैं. चीफ जस्टिस को कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं. कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में. अभी जब आया था ना जैसे सूर्यकांत जी ने राष्ट्रपति भवन पे शपथ ली. ओथ मेंशन है थर्ड शेड्यूल में? येस. वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन है? नो. True allegiance and faith to the Constitution of India, uphold sovereignty and integrity of the India, uphold the Constitution, duly perform duties without fear, favor, affection and will, uphold the Constitution, हाँ क्योंकि guarantor of the Constitution, interpreter of the Constitution है, highest court of appeal है. नो पर्सन जो भी जज की तरह एक्ट कर रहे हैं विल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. फिर सैलरी और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिमिनिश नहीं कर सकते आप उनके डिसएडवांटेज के लिए. एड हॉक जजेस आर्टिकल 127 क्लास टीचर से बात करनी पड़ती है, हाई कोर्ट के जज से बात करनी पड़ेगी. रिटायर्ड जज में वो अपने मालिक हैं तो उनका कंसेंट ज़रूरी है, पर दोनों में प्रेसिडेंट का कंसेंट ज़रूरी है. Important integrated judicial system, single system of courts, Government of India Act 1935 एंड सिंगल सिस्टम. ठीक है. इनाग्रेटेड कब? 28 जनवरी 1950. सुप्रीम कोर्ट सक्सीडेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जुरिसडिक्शन ग्रेटर देन फेडरल कोर्ट, क्योंकि इसमें ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भी सक्सीड किया था. सीट दिल्ली में है, पर आर्टिकल 130 कहता है कि चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं. अदर प्लेसेस में भी आर्टिकल 129 क्या है? आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी केसेस होते हैं उसमें कम से या फिर जो प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं उसके अंदर कम से कम बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस, या अदर केसेस बाय सिंगल जजेस या डिवीजन बेंचेस. डिसेंट ओपिनियंस जो हैं ऊपर वो बना सकते हैं. एससी के जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स है ये सब तो हमने कर लिया. गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ओथ में भी है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. या कहाँ गई ओथ ऑफ इंडिया? ठीक है. फिर इंडिपेंडेंस, अपॉइंटमेंट, कोलेजियम सिस्टम, CGI +4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैंडेटरी फॉर नेक्स्ट CGI टू बी इन द कोलेजियम. IB की रिपोर्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव. इसमें सौरभ कृपाल जी का जो केस है जो कि नवतेज सिंह जौहर वाला जो केस था उसके अंदर उनका की रोल था. फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के लिए उनका नाम बहुत बार रिकमेंड हो चुका है पर नहीं करा गया, डिले है. कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस. फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ CGI के पास है. पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल, जुरिसडिक्शन पर बढ़ा सकती है. जुरिसडिक्शन एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल है, फेडरल केसेस में है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स में भी है. नॉट इन जुरिसडिक्शन ट्रीटी एग्रीमेंट जो पहले से आ रहा है. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलती है ट्रिब्यूनल बना दो विद इन 1 ईयर. अगर वो कन्विंस्ड है फिर विद इन 1 ईयर बनाना पड़ता है. उसमें भी 3 मेंबर होते हैं. एक होते हैं चेयरमैन जो कि एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स, तीनों ही सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए. अपॉइंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं. फिर 3 साल के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो वो पब्लिश कर दिया जाता है जो भी उनका डिसीजन होता है. एंड देन दैट्स एज पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर. एंड क्या उसमें अपील पॉसिबल है? येस, बट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है, अपील का ही जुरिसडिक्शन है. रिट 4 रिट हैं और 5 रिट हैं. एबिस कॉर्पस, सर्च्योरी, क्यो वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन. रिट का जो फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है हाँ, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है नो. हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बड़ा है येस. हाई कोर्ट फिर सिटीजन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह सकते हैं येस. फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए हाई कोर्ट आ सकते हैं नो, वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है. फिर ठीक है, एपेलेट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपील कर सकते हैं येस. अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है ऐसा सर्टिफाई कर देता है हाई कोर्ट. सिविल मैटर में हाँ सर्टिफाई कर देता है. क्रिमिनल में हाँ. स्पेशल लीव, डिस्क्रिशनरी पावर, लास्ट रिजॉर्ट की बहुत पावरफुल चीज़ है इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास. वो उसका अपना डिस्क्रिशन है. स्पेशल टू इसमें एक स्पेशल
लीव के लिए पेटिशन फाइल किया जाता है। एंड तो किसी भी जजमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट एनी मैटर उन सब में बोल सकते हैं, पर कोर्ट मार्शल में नहीं बोल सकता। फाइनल या चाहे फाइनल हो या इंटरलोक्यूटरी हो, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। दैन एडवाइजरी भी है आर्टिकल 143। अगर उसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो ज़रूरी नहीं है वो दे या जवाब ना दे, पर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो ज़रूरी है कि उसको जवाब देना ही पड़ेगा। एंड पर दोनों ही केस में एडवाइस नॉन बाइंडिंग है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाँ एविडेंस की तरह ट्रीट हो सकते हैं, हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाँ चाहे वो ट्रिब्यूनल का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, एच इंसानियल कमिटी। एंड कंटेम्प्ट सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। सिविल में विलफुल डिसेंट आता है, क्रिमिनल में आता है कि कुछ आपने ऐसा पब्लिश किया या कुछ ऐसा एक्शन किया जिससे स्कैंडलाइज हो गया, कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो गई, या ऐसी सब मतलब कुछ चीज़ें हो गई, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आपने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी। लेकिन इसके अंदर भी एक इनोसेंट पब्लिकेशन एंड फेयर क्रिटिसिज्म जुडिशियल एक्ट्स की बात आती है, विच इज़ नॉट कंटेम्प्ट। क्या विलेज कोर्ट्स में एप्लीकेबल है? नो कोर्ट कैन इंक्वायर 1 year आफ्टर जो एज कंटेम्प्ट है। जिस जुडिशियल रिव्यू की बात कर ली, 9 शेड्यूल 31B एक स्पेशल बात थी इसके अंदर, और बाकी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो सब रिव्यू जुरिस्डिक्शन है। हाँ अपनी ही चीज़ों को रिव्यू कर सकता है, हाँ विद इन 30 days। हाँ अगर कोई नया एविडेंस आ जाए, मिस्टेक है, सफिशिएंट रीज़न, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट या डिसमिस द रिव्यू पिटिशन। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स वगैरह, अदर पावर जो है वही डिस्प्यूट सी हमने बात कर ली, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। कंडक्ट ऑफ चेयरमैन, उस सब के बारे में अगर प्रेसिडेंट पूछते हैं यूपीएससी के चेयरमैन या एसपीएससी के चेयरमैन, तो उनको बताना पड़ता है। एडवाइस बाइंडिंग है, येस। क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं आपके केसेस इन फ्रंट फ्रॉम हाई कोर्ट और खुद डिस्पोज कर सकते हैं? येस। उसका जो लॉ है इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री, इन्फोर्सेबल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जुडिशियल सुपरिटेंडेंस है, इसका कंट्रोल है ओवर ऑल कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल, सब कुछ। मार्शल वाले में नहीं, पर जो यूनियन लिस्ट है एससी का, उसमें जुरिस्डिक्शन है विच कैन बी इनलार्ज्ड एज पर द पार्लियामेंट। अगर स्टेट लिस्ट का कुछ है तो फिर सेंटर और स्टेट में अगर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है तो इनलार्ज हो सकता है। ओके दैट्स इट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता है, बाकी का अगले में कंटिन्यू करेंगे।